नमस्कार, मैं गौरव शर्मा फिर से आपका स्वागत कर रहा हूँ। हमने लास्ट वाली क्लास में कुछ अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार देखे थे, जैसे कि हमने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था देख ली थी, है ना। माइक्रो, मैक्रो, इनमें सब में अंतर देख लिया था। इसके बाद में हमने सामाजिक यानी कि स्टेट इकोनॉमी भी देखी थी, जिसमें दो तरह की इकोनॉमी थी। हम वहाँ से आगे बढ़ने के बाद हम मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आ गए थे, जिसकी हमने चर्चा की थी कि जो जॉन मैनार्ड कीन्स थे उन्होंने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और उन्होंने ये बोला कि जो सार्वजनिक क्षेत्र है या सरकार है वह थोड़ा कहीं ना कहीं निजी क्षेत्र का भी सहयोग ले, है ना, तो उत्पादन प्रक्रिया में दोनों की भागीदारी हो सके। ठीक इस तरह की बात मैंने आपको बताई थी। फिर मैंने सामाजिक जो इकोनॉमी थी हमारी, सोशल इकोनॉमी, उसके अंदर कुछ विशेषताएं थी। यदि बोला जाए कि सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं के बारे में लिखिए या सामाजिक अर्थव्यवस्थाओं की विशेषता लिखिए, तो यदि आपको विशेषता ही लिखना है तो हम उसमें क्या लिखेंगे कि जो उत्पादन है या फिर संसाधन है, पहला क्या लिखेंगे, उत्पादन या संसाधनों पर एक सार्वजनिक या फिर कह सकते हैं कि सामूहिक स्वामित्व होता है। क्या होता है? सामूहिक स्वामित्व होता है। इसके बाद केंद्रीकृत नियोजन होता है। क्या? केंद्रीकृत नियोजन होता है ना। तीसरी बात क्या कि आर्थिक विषमताएं नहीं होती हैं। आर्थिक विषमताएं नहीं होती तो चौथी बात कि वर्ग संघर्ष की समाप्ति हो जाती है। किस तरह से नहीं होती आर्थिक असमानताएं? क्योंकि जब कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए सभी का स्वामित्व जो है संसाधनों पर जब बराबर ही है, ना तो कोई अमीर होगा ना कोई गरीब होगा, संसाधनों का बंटवारा जो है वो समान तरीके से सभी के पास में समान रूप से होगा। ठीक, और इस तरह से कल्याणकारी राज्य की अवधारणा भी सिद्ध हो जाती है ना। वहीं राज्य सरकार की भूमिका बहुत व्यापक होती है। कैसी होती है? बहुत व्यापक होती है। ठीक, वहीं अब हम बात कर रहे हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था की। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था की खासियत है या विशेषता है कि वहाँ निजी और सार्वजनिक क्षेत्र के दोनों का सह अस्तित्व होता है। दोनों लोगों का सह अस्तित्व। किसका? एक सरकारी कंपनी या फिर सार्वजनिक क्षेत्र और दूसरा निजी, दोनों का क्या होता है? स्वामित्व होता है। वहीं आर्थिक नियोजन होता है। आर्थिक नियोजन से हम समझ सकते हैं, जैसे पहले क्या था कि योजना आयोग क्या करता था? आर्थिक नियोजन तैयार करता था, कैसे क्या करना है उसे देखना था, है ना। फिर नीति आयोग आ गया। नीति आयोग का थोड़ा व्यापक स्वरूप हो गया, वो और भी काम देखता है। ठीक, ये सारे काम होता है। तो आर्थिक नियोजन होते हैं हमारे यहाँ, है ना। और इसे थोड़ा और डिटेल में आगे और बताऊंगा मैं। फिर तीसरी बात क्या है कि सरकार की नियामक की भूमिका होती है। हम लिख सकते हैं सरकार की नियामक की भूमिका होती है ना। सरकार की नियामक की भूमिका होती है और व्यक्तिगत स्वतंत्रता होती है। यहाँ क्या होता है कि जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं या आधारभूत आवश्यकता वाली वस्तु होती हैं, उनका उत्पादन और उनका वितरण किसके पास होता है? सरकार के पास में। वहीं जो चीज़ें भोग विलासिता की हैं या फिर ये कह सकते हैं कि आधारभूत आवश्यकताओं से ऊपर की चीज़ें हैं, वो आदमी, व्यक्ति अपनी खुद की, है ना, क्रय क्षमता के आधार पर खरीद सके। जो क्रय क्षमता के आधार पर खरीद सके तो उसे हम कहाँ ले जाते हैं? निजी क्षेत्र के पास छोड़ देते हैं कि निजी क्षेत्र उसका उत्पादन करे और मांग और आपूर्ति के सिद्धांत के अनुसार उसकी पूर्ति करे, है ना। तो इस तरह से हम कह सकते हैं। वहीं हम वितरण प्रणाली की बात करें, किसकी? वितरण प्रणाली की। तो वितरण प्रणाली के अंतर्गत भी तीन तरह की प्रणाली होती हैं। या तो पहली बात पूंजी वाली अर्थव्यवस्था में क्या हो रहा था? वही उत्पादन करे, वही मार्केट देखे और उसके हिसाब से आपूर्ति कर दे। समाजवाद में भी ये हो रहा था कि सरकार ही सब कुछ करे और वही उसका वितरण करे। लेकिन मिश्रित में क्या हो जाता है कि कुछ चीज़ों का उत्पादन या फिर वितरण कौन का जिम्मेदारी है? वह क्या है? सरकार की। ठीक, जैसे कि हम देखते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ों में हम उर्वरक खरीदते हैं।
ठीक, उर्वरक के अलावा कई सारे खेती में यूज़ होने वाले सामान खरीदते हैं, तो उन पर सरकार सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है। वो कंपनी को सब्सिडी प्रोवाइड करवाती थी, अब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र होने लगा है, यानी कि सीधे हमारे खाते में सब्सिडी आती है। तो इस तरह से सरकार का हस्तक्षेप होता है वितरण में। कैसे? जैसे मैं आपको बता ही चुका हूँ, जो एक्चुअल उसकी प्राइस होती है उसका सब्सिडी के तौर पर उसे दे दी जाती है, कुछ हद तक आपसे ली जाती है और इस तरह से आपको वितरण तक आपको पहुंचाया जाता है, सोसाइटी के माध्यम से आप तक पहुंचा रहे हैं। ठीक, इस तरह से हम कह सकते हैं क्या कि वितरण प्रणाली में मिश्रित वितरण प्रणाली में हम इस तरह से सामानों को पहुंचाते हैं। ठीक, अब अर्थव्यवस्थाओं का और भी कई सारे तरह के प्रकार हैं। जैसे कि मैं बात करूं कि कृषक अर्थव्यवस्था हो सकती है, औद्योगिक अर्थव्यवस्था हो सकती है, या फिर कृषक हो सकती है, औद्योगिक हो सकती है ना, और सेवा हो सकती है। ठीक, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, देखो बहुत अच्छी अच्छी अर्थव्यवस्थाओं के प्रकार हैं और किस आधार पर उन्हें क्या कहा जाता है, ये धीरे धीरे कम इम्पोर्टेंट से ज़्यादा इम्पोर्टेंट की ओर मैं बताता चलूँगा, है ना। कृषक अर्थव्यवस्था जिसका कि जीडीपी में योगदान हो 50% या फिर उससे ज़्यादा, है ना, 50% से जिसमें जीडीपी में योगदान होता है वो, और फिर इसी अनुपात में, किसमें? इसी अनुपात में वहाँ रोजगार पैदा करता हो, क्या करता हो, या फिर ये कह सकता हूँ इसी अनुपात में लोग आजीविका पर निर्भर करते हो। ठीक, इसे मैं कह सकता हूँ कि इस तरह की जो अर्थव्यवस्था होगी वो कृषक अर्थव्यवस्था होगी। जब हम स्वतंत्रता प्राप्ति की थी हमने, उसके बाद की जो अर्थव्यवस्था थी वो हमारी कृषक अर्थव्यवस्था थी। वहाँ लोग भी अधिकांश कैसे भाग लगे थे, 54% के लगभग लोग इसी क्षेत्र में, और भी ऊपर के लोग इसी क्षेत्र में लगे हुए थे। वहीं जीडीपी में योगदान भी इसका 50% से ऊपर का था। ठीक, वहीं औद्योगिक पर क्या है, सेम वही अप्लाई होगा कि जिसका जीडीपी में योगदान 50% या उससे ज़्यादा का हो और इसी अनुपात में लोग आजीविका पर निर्भर करते हो। ठीक, तो इसी तरह से सेवा क्षेत्र में हो जाएगा, है ना, कि जिस अर्थव्यवस्था में क्या सकल घरेलू उत्पाद, हम ऐसे बोल सकते हैं, या जीडीपी सीधा शॉर्ट में लिख दिया कि 50% या उससे ऊपर में योगदान हो और इसी अनुपात में लोग आजीविका पर निर्भर करते हो। ठीक, इतनी बात तो आपको रटा गई होगी। तो एक प्रकार यहाँ पर खत्म हुआ। दूसरा कौन सा है? दूसरा है आत्मनिर्भरता के आधार पर, यानी कि यदि आप आत्मनिर्भर हैं, कौन आत्मनिर्भर होगा? जिनके पास पूंजी और संसाधन पर्याप्त मात्रा में होंगे और उत्पादन करने में वो अपना सामर्थ्य रखते होंगे, उनके पास उन्नत प्रौद्योगिकी होगी और उन्नत तकनीक होगी। ठीक, वे कैसे होते हैं? आत्मनिर्भर होते हैं। वैसे एक तरह से देखा जाए तो आज कोई भी विश्व में कोई देश आत्मनिर्भर नहीं है। कहीं ना कहीं हम एक दूसरे देशों के संपर्क में रहते हैं और व्यापार करते हैं। वहीं मैं कह दूँ आश्रित अर्थव्यवस्थाएं होती हैं जिनके पास पूंजी संसाधन पर्याप्त मात्रा में नहीं होते, ठीक है ना उन्नत प्रौद्योगिकी न तकनीक होती है, वह किसी दूसरे देश पर निर्भर करते हैं। ठीक, और परस्पर निर्भर तीसरा तरह का होता है जो कि व्यापक तौर पर देखने को मिलता है, जिसे कहते हैं म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक, ये तीन तरह की इकोनॉमी। परस्पर निर्भर क्या होता है? म्यूचुअल डिपेंडेंट, यानी एक देश दूसरे देश के साथ में जो भी है ना व्यापार करते हैं, कि इस चीज़ को रॉ मटेरियल है वो चीन से खरीद रहे हैं या हम यूएसए से खरीद रहे हैं, फिर उसकी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास तो वो संसाधन थे ही नहीं, है ना, तो हम दूसरे देशों से खरीद रहे हैं और हम किसी और देश से वो बेच रहे हैं, तो हम परस्पर एक दूसरे पर क्या है? निर्भर हैं। किसी चीज़ों की आपूर्ति रुक जाती है तो हम उसका उत्पादन भी रोकना पड़ेगा क्योंकि उसकी आपूर्ति नहीं होती। इससे कहते हैं हम म्यूचुअली डिपेंडेंट इकोनॉमी। ठीक, इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं बता रहा हूं जिसका आधार है दूसरे देशों के अंतर संबंध के संबंध में। ठीक, दो अर्थव्यवस्थाएं हैं, एक को बोलते हैं हम खुली अर्थव्यवस्था, ठीक, और दूसरी को बोलते हैं हम बंद अर्थव्यवस्था।
बंद अर्थव्यवस्था के बारे में पहले भी एक बार प्रश्न पूछा जा चुका है, बंद अर्थव्यवस्था कैसी होती है। ठीक, तो बंद अर्थव्यवस्था या फिर खुली अर्थव्यवस्था सीधी ये होती हैं कि बंद में तो क्या होता है, शेष विश्व के साथ में, या कह सकता हूँ विश्व के अन्य देशों के साथ में जो वस्तु हैं, सर्विसेज हैं यानी कि सेवाएं हैं और निवेश हैं, वह स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से वह व्यापार करते हैं या आदान प्रदान करते हैं। तो इस तरह की अर्थव्यवस्था हो जाती है कौन सी, खुली अर्थव्यवस्था। यदि कोई देश अन्य देशों के साथ कोई आर्थिक संबंध नहीं रखता है, सीधा शब्द है कोई आर्थिक संबंध नहीं है, क्या नहीं है, आर्थिक संबंध नहीं है। ठीक, यानी वह अपनी वस्तुओं का, सेवाओं का उत्पादन में या है ना, या फिर निवेश किसी दूसरे देश के साथ में नहीं करता है, तो उसे कहते हैं बंद अर्थव्यवस्था। ठीक ना, क्लोज्ड इकोनॉमी। ठीक, इसी तरह से हम एक और प्रकार देखते हैं जिस पे है विकास के आधार पर। किसके आधार पर, विकास के आधार पर। विकास के आधार पर तीन तरह की अर्थव्यवस्था हैं। पहली अर्थव्यवस्था है कौन सी, डेवलप्ड, यानी डेवलप्ड कौन सी, विकसित अर्थव्यवस्था है। दूसरी विकासशील, डेवलपिंग। तीसरी है अल्प विकसित यानी अंडर डेवलप्ड। ठीक, तीन तरह की होती हैं। किस तरह से हम इसका अनुमान लगाते हैं, तो मैं आपको बता दूं कि विकास के आधार पर कौन सी हैं, तो वर्ल्ड बैंक जो है वो हर वर्ष यानी प्रत्येक वर्ष जुलाई की पहली तारीख को कुछ डेटा रिलीज करता है। ठीक है ना, किस आधार पर कि जीडीपी कितनी रही, उसकी प्रति व्यक्ति आय कितनी रही। ठीक है, तो सामान्यतः उन्होंने बोला जिसकी प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय उत्पाद, क्या चीज, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय, कौन सा, सकल और राष्ट्रीय आय क्या आधार उन्होंने बना लिया। ठीक, यदि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय किसी देश की 12,535 यूएस डॉलर है ना, डॉलर अच्छा नहीं बना, यूएस डॉलर। ठीक, इतना यदि है तो वो देश है विकसित। कौन सा देश है, विकसित देश है। जैसे कि यूएसए है ना, यूएसए के अलावा स्विट्जरलैंड है, जापान है, ब्रिटेन है, इस तरह के देश क्या है, ये इतना तो कमाई कर ही रहे हैं, है ना। दूसरी बात क्या है, विकासशील। विकासशील में दरअसल दो बातें हैं, क्योंकि एक गैप बहुत बड़ा हो जाता है, एक निम्न मध्यम और एक है ना उच्च मध्यम। ये आय वर्ग है ना, निम्न मध्यम आय वर्ग और उच्च मध्यम आय वर्ग। ठीक, दो कैटेगरी में इन्हें बांटा गया है। निम्न कौन से, जो 1036 से लेकर कितना 4045, ठीक, इतना यूएस डॉलर कमाता है। कितना, 1036 से 4045 यूएस डॉलर तक यदि वह कमा रहा है, या ये कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जिसकी 1036 से 4045 तक है, ठीक ना, वह निम्न मध्यम आय वर्ग में आते हैं। और उच्च में कौन आते हैं, यहां से लेकर 12,535 तक, ठीक, ये लोग आते हैं। वहीं अब सीधी सी बात है, अल्प विकसित कौन से हो जाएंगे, ऑटोमेटिक, जिनकी आय है ना 1036 से कम, वह कौन हो जाते हैं, अल्प विकसित। जैसे कि लीबिया, चाड, नाइजीरिया, इस तरह के जो देश हैं वो इसी कैटेगरी में आते हैं ना। तो यहाँ तक कोई उम्मीद है, कोई किसी तरह की कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी। फिर एक और मैं आपको प्रकार बता देता हूं, जिसका प्रकार है प्लान्ड इकोनॉमी। क्या नाम है, प्लान्ड।
प्लान्ड इकोनॉमी मतलब योजनागत, है ना, योजनागत। योजनागत का मतलब है ऐसी इकोनॉमी जिन्हें बढ़ाने के लिए योजनाएं बनाना होता है। ठीक है, जैसे हमारे योजना आयोग तो योजना बनाता ही था, है ना। क्या आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे पहले इसमें लक्ष्य तय किए जाते हैं, ठीक है, और उन्हें प्राप्त करने के लिए रणनीति बनाई जाती। क्या बनाई जाती है? रणनीति बनाई जाती है, ठीक है ना। रणनीति बनाई जाएगी, फिर उस रणनीति के लिए व्यापक तरीके पर परियोजनाएं चलाई जाती हैं और उन्हें टारगेट करते हुए उन्हें अचीव करने की कोशिश की जाती है, ठीक। इसी तरह से अब जो नीति आयोग है, नीति आयोग, है ना, नीति आयोग ने क्या किया है? अब नीति आयोग ने किया है 15 साल, क्या है, 15 वर्ष, 15 वर्ष का तो इन्होंने निकाला, क्या 15 वर्षीय कह सकते हैं, 15 वर्षीय, इसे कहेंगे विजन। क्या, इस वर्ड को याद रखना, 15 वर्षीय होता है विजन, फिर 7 वर्षीय होती है, 7 वर्षीय होती है रणनीति। क्या? रणनीति। और 3 वर्षीय होती है एक्शन एजेंडा, एक्शन एजेंडा। ये आप ध्यान रखना इस तरह से। अब क्योंकि पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया गया था, उसके बाद नीति आयोग ने इस तरह की स्कीम चला रखी है, ठीक है। तो ये हो गई हाँ आपकी इतने टाइप। कौन कौन से हो गए? कृषक हो गई, औद्योगिक हो गई, सेवा वाला हो गया, विकास के आधार पर हो गया, जो वर्ल्ड बैंक अपने तय कर रखे हैं, विकसित विकासशील हो चुके हैं। फिर हमारा किस पे? प्लान्ड इकोनॉमी हो गई। और अनप्लान्ड होते हैं, सिर्फ वह आर्थिक गतिविधियां कितनी हुई हैं, कितना क्या हुआ है, सिर्फ इस पर फोकस करते हैं ना, और कुछ भी नहीं है। फिर एक बहुत ही ज़्यादा मैं महत्वपूर्ण और मैं बात बताने जा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा, जो कि हो सकता है कि आगे वो चीज़ आ जाए, है ना। उसे कहते हैं चक्रीय अर्थव्यवस्था। क्या कहते हैं? चक्रीय अर्थव्यवस्था। ये चक्रीय अर्थव्यवस्था क्या है? जैसा कि हमें देखने में आ रहा है कि आज जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है ना, जनसंख्या काफ़ी बढ़ चुकी है और उसका दबाव भी सभी संसाधनों पर पड़ता जा रहा है। क्या पड़ता जा रहा है? दबाव पड़ रहा है संसाधनों पर, है ना। तो मैं कहूँ कि शहरीकरण भी बढ़ रहा है, हम देख रहे हैं उपभोक्तावाद भी बढ़ रहा है, यानी उपभोग करने के लिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा भी आ रहे हैं, है ना। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं, ठीक, इस कारण से एक चक्रीय अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट दिया। क्या? चक्रीय अर्थव्यवस्था का, है ना। ये क्या चीज़ है? ये ऐसी एक चीज़ है जिस पर सबसे ज़्यादा ध्यान दिया जाता है कि संसाधनों का दक्षतम प्रयोग किस तरह से किया जाए। क्यों ऐसा किया जाए? क्योंकि सतत विकास का हासिल कर सकें और पर्यावरण की रक्षा कर सकें, ठीक, जिसमें कम इनपुट हो और आउटपुट ज़्यादा हो। क्योंकि हमें पता है कि संसाधनों की कमी है और यही हम अगर उनका दक्षतम प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर भविष्य में उनकी कमी हो जाएगी, ठीक। इसलिए हम ध्यान देते हैं कि उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जाता है। क्या बढ़ाया जाता है? उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ाया जाएगा, है ना। जीवन चक्र को बढ़ाएंगे, इस पर ध्यान देंगे किस तरह से हम उसको ज़्यादा से ज़्यादा ड्यूरेबल बना सकते हैं, किस तरह से हम उसे लॉन्ग लास्टिंग बना सकते हैं ना। फिर इसके बाद हम देते हैं कि दक्षतम उसका उपयोग हो, फिर हम उसका पुनः उपयोग कर सकते हैं। क्या हम किसी चीज़ों का पुनः चक्रण कर सकते हैं? चक्रण यानी रिसाइकिल कर सकते हैं। क्या हम उसको रिकंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, यानी पुनर्निर्माण कर सकते हैं। क्या हम उसके रिन्यूएबल के तौर पर कर सकते हैं, यानी उसका नवीकरण भी कर सकते हैं। क्या इन चीज़ों पर ध्यान दे जाए, ठीक। तो जैसे कि अभी नीति आयोग ने ये बोला था कि हम 5 से 7 साल में इस सेक्टर में कम से कम 1.5 करोड़ नौकरियों का सृजन कर देंगे। इसका एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बता दूं कि जैसे सफाई का काम चल रहा है
है ना। सफाई से पहले इतना कुछ नहीं होता था, अब गार्बेज को एक जगह लाया जा रहा है, उसको छांटा भी नहीं करा के फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जा रही है या उसे कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्म किया जा रहा है। जैसे सड़कें बन रही हैं, उसमें हम प्लास्टिक को कलेक्ट करके प्लास्टिक का यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? ताकि हम उसमें ड्यूरेबिलिटी बढ़ा सकें, है ना, जितना ज़्यादा हो सकते उससे हम लॉन्ग लास्टिंग चला सकें चीज़ को, उसमें मजबूती आए, यानी उत्पादों का जीवन चक्र बढ़ सके, इसलिए हम इस चीज़ को कर रहे हैं। तो कई सारे अलग अलग हैं, जैसे वेस्ट मैनेजमेंट के कोर्स चल रहे हैं, कहीं कुछ चल रहे हैं, तो इन लोगों को तो नौकरी वहाँ मिल रही है। तो इसलिए उनका कहना है कि हम 5 से 7 साल के बीच में क्या करेंगे कि कम से कम 1.5 करोड़ नौकरी हम पैदा कर देंगे। तो इस तरह से हमारे लगभग जितने प्रकार थे अर्थव्यवस्था के वो पूरे हो गए हैं, है ना। तो इसके बाद हम अब देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि हमारी हो रही है, समृद्धि हो रही है। क्या आर्थिक समृद्धि है? क्या हम वास्तव में हम डेवलप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, यानी कि हम विकास कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। विकास का क्या कॉन्सेप्ट है और समृद्धि का क्या कॉन्सेप्ट है, इसके साथ चर्चा करते हुए हम नेक्स्ट क्लास में राष्ट्रीय आय और अगली बात करेंगे। ठीक है, धन्यवाद जब तक के लिए।